प्यारे बच्चों, पढ़ाई के दौरान आपका मनोरंजन करवाना भी बहुत ही आवश्यक है। इस कोरोना महामारी से चारों ओर संकट छाया हुआ है और इस संकट में सभी लोग अपने घर में विद्यमान हैं, उदास है, निराश है और बच्चे भी घर में पड़े पड़े उदास हो गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत बीच बीच में मनोरंजन भी कर लिया जाए। तो बच्चों, पढ़ाई की चिंता न करें, मैं साथ साथ आपको सब कुछ करवा दूंगा। अब देखिए, मैं आपको आज कफन कहानी करवाने जा रहा हूं, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही रचित है। जैसे कि आपने दो बैलों की कथा पढ़ी थी, उससे थोड़ी सी अलग। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए, और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। प्रसव वेदना होती है बच्चों, जब कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के दौरान उसको प्रसव पीड़ा होती है, उसे प्रसव वेदना कहते हैं। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे, अर्थात अपने हृदय की धड़कन को थाम लेते थे। उन्हें भय लगता था। जाड़ों की रात थी, सर्दियों की रात्रि थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे, अर्थात तू बड़ा बेरहमी है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। प्यारे बच्चों, ये एक यहाँ पर व्यंग्य भरा शब्द है चमारो। यहाँ पर ये निम्न जाति का कोई शब्द ले सकते हैं, यानी कोई जाति संबंधी इसने प्रेमचंद ने ले दिया था उस समय। लेकिन आप यहाँ पर शब्द ले दें, निम्न जाति का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था, अर्थात वो निकम्मे थे। यानी कुछ दिन बैठकर कुछ दिन घर पर बैठते और कुछ दिन कमाते, जितना कमाते वही बैठकर खा जाते। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करना तो घंटे भर चिलम पीता, हुक्का पीना। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी, अर्थात काम नहीं करते थे। जब 2-4 फाके हो जाते, अर्थात अनाज हो जाता, तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते, अर्थात लकड़ियां बेचकर अपना निर्वाह भी करते थे। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे जो परिश्रमी व्यक्ति थी। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष न कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। यानी दो आदमी काम बिल्कुल थोड़ा सा करते थे। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियत की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, व्यवहार था, विचित्र जीवन था, इनका अनोखा जीवन था। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी, धन दौलत नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते,
मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न कर रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते। ऊख या ईख यानी गन्ना कहा है, और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, यानी ऐसे निकम्मेपन के जीवन से। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा, अर्थात बेटा भी ऐसा ही निकम्मा निकल गया, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था, अर्थात उससे भी निठल्ला। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री यानी पत्नी का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव उसका बेटा घीसू का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगैरतों को दोजक भर तक भरती रहती थी, यानी इन दोनों का दोजक पेट भरती रहती थी, इन्हें खाने को देती रहती थी, मजदूरी करती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते, अर्थात ऐसी मजदूरी मांगते कि वो उन्हें काम पर ले जाते ही नहीं थे, बहुत ज्यादा मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी। प्रसव वेदना मैंने बच्चों पहले ही बता दिया आपको। और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। प्यारे बच्चों बताना चाहता हूं कि पहले ना जब कपड़े फट जाते थे तो उस पर ना दूसरा कपड़ा सील दिया जाता था। जैसे कि आपने देखे हैं कि भाई पहले ना कई बार जैसे जैसे युग बदलता गया जींस पहनने का वातावरण आया, माहौल आया, और लोगों ने जींस पहननी शुरू की। जहां से फट जाती एक स्टिकर आते थे बेटा चमकने, तो स्टिकर लगा लेते, उस फटी हुई जींस को ढांप लेते। और आज के इस दौर में आप देखते हो फटी हुई जींस ही पहनकर चलते हैं। ये फैशन का युग है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो। तो पहले व्यक्ति बड़े गरीब हुआ करते थे। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख लो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देता था। बोला, मुझे वहां वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? डर किस बात का? मैं तो यही हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो न। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका मुंह भी कभी नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। उन्हें कोई चिंता नहीं कि घर में कुछ है भी या नहीं, वह प्रसव वेदना से चिल्ला रही है नहीं, वह तो अपने आलू खाने में व्यस्त थे। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए,
घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। बच्चों अब मैं अगले वीडियो में आपको दूसरी कहानी यह दूसरा भाग करवाने जा रहा हूँ।